जून महीने की आग में उगलते गर्मी के मौसम में साधना जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटी हुई थी। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपने स्वर्गवासी पति को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रही थी। वैसे तो रात का 1 बजा था, लेकिन उनकी आंखों में से नींद गायब थी। नींद आती भी तो कैसे, सुबह से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। अब तो उनके पेट के आते भी खाने की गुहार लगा रही थी। पल भर बाद साधना जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगी, लेकिन खाने के लिए कुछ पड़ा ही नहीं था। रसोई के सभी बर्तन खाली थे। फिर थोड़ा सा दूध पीने की इच्छा से उन्होंने फ्रिज खोला तो दूध का बर्तन भी खाली पड़ा हुआ था। बुझे मन से साधना जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। एक और तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख से परेशान होकर वह बस दाएं बाएं करवट बदल रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब सुबह हो और कब बहू उन्हें कुछ खाने के लिए दे। साधना जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, जिस कारण से वह आंगन में चारपाई पर सोती थी। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल कल रात को बेटा बहू विपिन और मीना दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं से डिनर करके घर लौटे थे। साधना जी के लिए उनके बहू ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां रख दी थी और अपनी सासू माँ से ये कहकर चली गई कि चाय बनाकर उसके साथ वह रोटियां खा लेना। अक्सर ऐसा ही होता था। उनकी बहू मीना रात की बची हुई रोटियां साधना जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो साधना जी को इस चीज की आदत भी पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटे बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब साधना जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वह रसोई में गई, लेकिन जैसे ही रोटी निकालने के लिए उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा कि रोटी में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत जोरों की भूख लग रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो खाने को कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 12 बजे बेटा बहू शादी से घर वापस लौटे, लेकिन साधना जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू को इस समय खाना बनाने को कह दे। इसीलिए वे चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटी रही और बेटे बहू अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, साधना जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह कुकर की सीटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू मीना रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से साधना जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ये सोच ही रही थी कि उसी समय उनके कानों में एक कड़कती हुई जोरदार आवाज आई और वे अंदर तक कांप गई। कितनी देर लगा दिया आपने उठने में, इतनी देर भी कोई सोता है क्या? साधना जी ने अपने बहू की ओर देखा तो गर्म चाय का प्याला साधना जी के हाथ में थमाते हुए बोली, जल्दी से ये चाय पीजिए और घर के काम में मेरी मदद करवाइए। 2 दिन के मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो दीजिए और छत पर सूखने डाल दीजिए। और जब ये काम हो जाए तो सारे घर की झाड़ू पोछा भी करनी है। और हाँ, जरा तेजी से हाथ चलाना, घर पर मेरे मायके वाले आने वाले हैं, इसीलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। एक के बाद एक बहू बातें बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखी प्यासी साधना जी बहू के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाई। एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया और बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चली गई। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, परंतु वह मजबूर थी। सारा काम करने के बाद साधना जी आफते हुए अपने बहू के पास आई और बोली, बहू घर का सारा काम मैंने कर दिया है, अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया। रात को जो रोटियां तुम खाने के लिए रख कर गई थी, सुबह से बनी होने के कारण उन रोटियों में से बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं उन रोटियों को नहीं खा पाई। तभी बहू तपाक से बोली, अच्छा आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? हे भगवान, अब यह इल्जाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मेरे मायके वाले आकर खाना नहीं खा लेते हैं तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाली हूँ। अरे अगर खाना कम पड़ गया तो, अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब यहाँ मेरे सर पर मत खड़ी रहिए। ऐसे कहते हुए मीना ने साधना जी के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना और जब तक मेरे मायके वाले आकर चले नहीं जाते हैं तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है।
और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए। मेरे घर को कबाड़ खाना बना कर रखा हुआ है। साधना जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गई कि बेटे के आते ही बहू हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा विपिन भी बहू की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है उसे अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफें नजर कहाँ आती हैं। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनता है। इसीलिए साधना जी ने चुपचाप चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गई। सोचने लगी कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारा बेटा विपिन हमें मिला था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी लाठी बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि माँ जी आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है बस आग ही उगलता है। बेटे बहू जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगे। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? अरे था ही क्या मेरे पास, सिर्फ 2 कमरों का घर और उसके पिताजी के पास एक छोटी सी खिलौनों की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूंगी। इसीलिए उसके होने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने दुगनी मेहनत की और लगातार 12 साल की मेहनत से एक छोटी सी दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी से उसे सिखाई, जिसके कारण आज विपिन एक अच्छा व्यापारी बना बैठा है। उसके बाद उसके पसंद की लड़की से उसकी शादी भी करवा दी और बहू घर में आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरे पति राम किशोर जी भी जिंदा थे, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट फेल हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे पति राम किशोर मुझे छोड़कर चले गए। जब तक राम किशोर जी मेरे साथ थे तब तक मैं इस घर की मुखिया हुआ करती थी। बेटा बहू कितना मान देते थे मुझे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पति दुकान संभालते थे और मैं अपनी बहू के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मैं तो जैसे बेटे बहू पर बोझ बन गई हूँ। धीरे धीरे बेटे ने दुकान पर कब्जा कर लिया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया है। अपने घर में मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटे ने तो मुझे पराया ही कर दिया, ये कहकर कि ज्यादा घूमने फिरने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। जेब में कुछ रुपए होते तो बाहर से कुछ खाने को खरीद लेती, लेकिन बेटा मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू खाने को कुछ नहीं देती। सोचते सोचते साधना जी फूट फूट कर रोने लगी। साधना जी के पति राम किशोर जी को गुजरे हुए 10 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का रवैया दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। साधना जी के बेटे ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू अपने बूढ़ी सासू माँ से भी घर के सारे काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई, जूठे बर्तन और कपड़े तक उनकी बहू उनसे धुलवाती थी और यदि वे कुछ कहती हैं तो घर में कलह कलेश शुरू कर देती हैं। और इसी कलेश की वजह से साधना जी आज तक चुप रही, चुपचाप काम करती आ रही थी। समय बीतने के साथ साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे और बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वह कैसे कर पाएगी। साधना जी का एक पोता भी है जो B.Tech की पढ़ाई करने के लिए विदेश चला गया। जब उनका पोता छोटा था साधना जी अक्सर उसके साथ खेल कूद लिया करती थी और उनके पोते राज को भी अपनी दादी जी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर दादी जी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करती तो कभी बाजार में। दादी पोते में प्यार इतना था कि जब तक रात में अपनी दादी जी से वह कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी राज अपने स्कूल की सारी बातें अपनी दादी जी के साथ साझा किया करता था। राज बड़ा होकर B.Tech कर कामयाब बनना चाहता था, इसीलिए स्कूल खत्म होते ही माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जब से राज पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था तब से साधना जी बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बात करके साधना जी अपने सारे गम भूल जाया करती थी। राज ही अपनी दादी जी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखा करता था। अपने कमरे में बैठी साधना जी अतीत के पन्ने पलटती जा रही थी।
तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गई। वे समझ गई थी कि बहू के मायके वाले आ चुके हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलकर कुछ देखने की इजाजत नहीं थी। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी और जोर जोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखी प्यासी साधना जी अपने कमरे में बैठी बैठी इंतजार कर रही थी कि कब बहू के मायके वाले खाना खाएं तो उन्हें कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। तब तक सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। उधर साधना जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब तो पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर रसोई में आई, तभी रसोई में खड़ी बहू की माँ बहू से बोली, अरे मीना, तो अपनी सासू माँ से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़ी पड़ी खाती ही रहती है। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं, अभी बूढ़ी हो चुकी है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा ही लेती हूँ, नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी। बातें करते हुए दोनों हंसने लगी और बाहर चली गई। साधना जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू और समधन की बातें सुन रही थी। उनके शब्द साधना जी के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मन ही मन सोच रही थी कि दिल तो करता है अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रही हूँ, ये दुकान, ये बड़ा सा घर, सब कुछ मेरे पति का खरीदा हुआ है। सोचते सोचते साधना जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर बहू भागती हुई आई और रसोई घर में चारों तरफ पानी गिरा देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती, जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आई रसोई में? पूरी रसोई गंदी कर दी, चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया, माँ जी, जब मीना ने आपको यहाँ आने से मना किया था तो फिर रसोई घर में क्यों आई? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता, सारा मजा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटी बहू पैर पटकते हुए चले गई। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज साधना जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। भरी आंखें लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए अपने कमरे में चली गई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और साधना जी अभी तक अपने खाने का इंतजार कर रही थी कि बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। साधना जी बहू को आवाज देते हुए बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तो बेटा बहू दोनों ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर साधना जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, लेकिन अब यह अपमान उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने कपड़े के थैले में कुछ पैसे रखे थे। वह पैसे निकालकर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दी। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देख तो लिया था, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि माँ जी कहाँ जा रही हैं। साधना जी की जेब में कुल मिलाकर 400 रुपए पड़े थे। चलते हुए वह सोचते जा रही थी कि इन 400 रुपए से वे क्या कर सकती हैं। भूख भी बड़े जोरों से लगी थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले 60 रुपए से एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की। साधना जी शुरू से ही एक सफल महिला थी। वो बूढ़ी जरूर हो चुकी थी, लेकिन दिमाग अभी भी व्यवसाय वाला ही था। बाकी के बचे 340 रुपए हाथ में लेकर सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर जाकर आने जाने वालों को चिप्स बेचने के लिए खड़ी हो गई। काफी देर तक चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वह पसीने से भीग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट बिकने लगे और शाम होने तक सारे चिप्स के पैकेट बिक गए। उन्हें 50 रुपए का फायदा भी हो गया। रात होने को थी तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर बहू तो खाने को कुछ देने वाली नहीं है। इसीलिए खाना खाकर वह घर लौट आई। अब हर रोज साधना जी ऐसा ही करने लगी।
वह बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने से कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात साधना जी रोजाना चिप्स के पैकेट बेचने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती। बेटे बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो भी उनसे कभी ना पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। साधना जी के पास अपना खर्चा करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे और उन्हीं पैसों से वह भरपेट खाना भी खा लेती थी और कुछ पैसे बचा भी लेती। अब उन्हें हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने बेटे बहू के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते थे। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद साधना जी के पोते राज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादी जी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादी जी तो मुझे गले से ही लगा लेगी। राज के साथ उसका एक दोस्त भी इंडिया वापस आ रहा था। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। राज अपने दोस्त को अपनी दादी जी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसके विदेश जाने की बात सुनते ही उसकी दादी जी की आंखों में आंसू आ गए थे और राज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादी जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। जैसे ही राज अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादी जी बहुत से चिप्स के पैकेट हाथ में लिए बेच रही थी और रह रहकर अपने साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछ रही थी। उसी समय राज के दोस्त ने उसे कहा, राज ये तो तुम्हारी दादी जी लग रही हैं। वे दोनों साधना जी के नजदीक गए। जाकर देखा तो राज की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसकी दादी जी ही थी। दादी जी आने जाने वाले लोगों को बुलाकर चिप्स के पैकेट खरीदने की गुजारिश कर रही थी। जैसे ही राज उनके पास गया तो बिना देखे ही उन्होंने उसे बोला, ये चिप्स खरीद लो बेटा, 10 रुपए का एक पैकेट है, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय राज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से राज बोला, मुझे तो बस मेरी दादी जी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर साधना जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता राज खड़ा था। दोनों दादी पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ा राज का दोस्त भी ये सारा नजारा देख रहा था और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। फिर राज ने अपनी दादी जी की ओर गौर से देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ कि मानो उन पर वेदनाओं के पहाड़ चकनाचूर हुए हों। भरे गले से पूछा, दादी जी लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रही हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको ये सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुकी हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपने दादाजी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर साधना जी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही साधना जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सिर चकराने लगा। आज तक वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के बेस में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन अब राज ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादी जी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखा कर ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले वह अपनी दादी जी को एक बढ़िया से होटल में लेकर गया और वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उनकी सभी जरूरत की चीजें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादी जी आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूंगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में देकर जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर राज अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही राज घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छे से तैयारी करके रखते। फिर राज अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वह सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी मीना जल्दी से अपने पति को आवाज लगाते हुए बोली, अजय देखिए तो हमारा बेटा आया है, कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे मीना अपने बेटे को गले लगाने लगी, तभी राज ने अपनी माँ का हाथ पीछे झटक दिया और बोला, माँ पहले मुझे ये बताओ कि दादी जी कहाँ है?
वह घर में नजर क्यों नहीं आ रही। ऐसा कहते हुए राज अपनी दादी जी के कमरे में चला गया, लेकिन दादी जी वहाँ नहीं थी। ये उसे भी मालूम था। वो बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी मीना घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और बनावटी सी हंसी लिए बोली, अरे बेटा, तुझे तो मालूम है तेरी दादी जी कुछ काम धाम तो करती नहीं है, बस सारा दिन खाती पीती रहती हैं और अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होती रहती है। इसीलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चली जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राज की हैरानी का ठिकाना न रहा। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन साधना जी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तब राज ने अपने पिता से पूछा, पापा, दादी जी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही हैं? अरे बेटा, कभी कभी तेरी दादी जी अपनी हम उम्र सहेलियों के घर चली जाती हैं, तो वहीं पर 1-2 दिन लगा देती हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह राज तैयार होकर अपनी दादी जी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपनी दादी जी को हिम्मत देते हुए बोला, दादी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद राज अपनी दादी जी को लेकर घर पहुंचा तो साधना जी के बेटे बहू उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी मीना ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा, तुम्हें दादी जी कहाँ मिली? तो राज अपने चेहरे पर नफरत लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, आपने तो मुझे सही ढंग से बताया नहीं कि दादी जी कहाँ गई है, लेकिन मैंने अपनी दादी जी को ढूंढ ही लिया। बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे तो राज बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपनी दादी जी को चिप्स बेचते हुए देखा था। अगर मैंने ये सब ना देखा होता तो मेरे सामने आपकी असलियत आती ही नहीं। अरे कहा जाता है कि औरत नरम दिल की होती है, लेकिन आप एक औरत होकर अपनी माँ समान सासू माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पापा, आप अपनी माँ को ठेस पहुँचाकर तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए आप अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद ये भूल गए हो कि ये बड़ा सा घर और दुकान जिस पर आप कब्जा करके बैठे हो, ये सब मेरे दादाजी का है और आपने उन्हीं की पत्नी को रात की बची सूखी रोटियां खिलाई, उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया। अरे ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता, जैसा आपने अपनी माँ के साथ किया है। इस बात की सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी राज अपने आंसू पोंछते हुए बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही विपिन और मीना माँ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय एक जोरदार चाटे की आवाज आई और अपने गाल पर पड़े तमाचे के कारण विपिन जमीन पर गिर गया। तभी साधना जी बोली, अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज्यादा बेहतर था। इन दोनों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। माँ के मुंह से ये बात सुनते ही वे दोनों माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती बाहर की ओर ले जाने लगे, तभी साधना जी ने देखा कि उनके पोते राज की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने विपिन और मीना को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा सभी में आता है। आज आपकी माता जी बूढ़ी है, कल आप लोग बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब वहाँ से चले गए और राज अपनी दादी जी के गले लग गया। उस दिन के बाद से साधना जी के बेटे बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनके हर छोटी से छोटी जरूरत और खाने पीने का ध्यान वह बहुत अच्छे से रखने लगे। अब साधना जी अपने घर पर बहुत शांति से रहती थी और हर पल अपने पोते को दिल से आशीर्वाद देती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।